हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे। आयोग द्वारा आगामी जो भी परीक्षा की तिथियां नियत की गई हैं, आप लोग उसी को टारगेट मानकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इस संशय में बिल्कुल मत पड़िए कि हाँ एग्ज़ाम टल जाएगा या होगा, क्या होगा, इस संशय में बिल्कुल मत पड़िए। आपका केवल एक कार्य है, कर्तव्य करते रहना है, परिणाम स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अतः आप सभी आयोग द्वारा वर्तमान नियत परीक्षा तिथियों के माध्यम से ही तैयारी करनी है। आपके जो भी आगामी परीक्षा आयोजित होने हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी 2016 का रद्द हुआ वाला पेपर हो, या फिर आपका खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का पेपर हो, या फिर PCS 2020 का पेपर हो, 11 अक्टूबर को नियत है। आप सभी अपने सभी परीक्षा तिथियों को टारगेट कीजिए और उस हिसाब से अपनी एक रणनीति बनाइए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी का अभी प्रीलिम्स का पेपर 16 अगस्त को संपन्न हुआ। हम लोगों का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों ने देखा भी होगा, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों तक अवश्य पहुंचा होगा। हम लोगों की टेस्ट सीरीज जो कि सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है, कौटिल्य टेस्ट सीरीज के नाम से, उससे ही लगभग 10-12 दिनों के टेस्ट सीरीज से ही लगभग 25 से 30 प्रश्न कॉपी पेस्ट आए। आप लोग देखे भी होंगे। BO का पेपर देखिए और फेसबुक पे कौटिल्य बलरामपुर नाम से आप सर्च करके कौटिल्य ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे जुड़कर देखिए, वहाँ पे हमने फ़ोटो पोस्ट भी किया है कि कैसे आयोग के और हम लोग के टेस्ट सीरीज के सवाल एकदम कॉपी पेस्ट थे। ऐसा लग रहा था आयोग ने यहीं से सवाल कॉपी किया है, ऑप्शन भी नहीं चेंज किया आयोग ने, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप यदि देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे कौटिल्य बलरामपुर सर्च करेंगे, कौटिल्य बलरामपुर का ग्रुप आ जाएगा, आप उस पर सर्च कीजिए और देखिए कि कैसे आयोग ने BO खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में 16 अगस्त को हम लोगों के टेस्ट सीरीज से सवाल को कॉपी किया है। और आप लोगों से यही अपेक्षाएं की जाती हैं कि एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के समावेशन के लिए आप सभी कौटिल्य टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जो कि PCS 2020 हेतु बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, समीक्षा अधिकारी 2016 हेतु बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, सामान्य ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अकबर वही होते हैं, बाबर वही होते हैं, हुमायूं वही होते हैं। परिवर्तन क्या होता है, जिस विशेष वैकेंसी के लिए, जिस विशेष परीक्षा के लिए कोई परीक्षा आयोजित होती है, उससे संबंधित कुछ अलग प्रश्न उसमें जुड़ जाते हैं। वो ज़्यादा प्रश्न नहीं होते, 8 से 10 प्रश्न ही होते हैं। जैसे मान लिया लेखपाल की वैकेंसी के लिए आपको एग्जाम देना है, तो ये नहीं कि हाँ PCS वाला GS लेखपाल में नहीं पूछा जाएगा। अरे PCS वाला GS ही या रिपीट होकर लेखपाल में अधिकांश पूछे जाएंगे। आप लोग ये सोचकर नहीं पढ़ेंगे कि हाँ ये सवाल PCS में आया हुआ है, ये PCS 2018 का पेपर है, मैं क्यों सॉल्व करूँ, मुझे तो लेखपाल देना है। इससे बड़ा अन्याय आप अपने साथ कर ही नहीं रहे हैं। आप पेपर उठा के देखिए, PCS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही जो लगभग आसान, थोड़े से आसान भाषा में होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार UPSC रिपीट करती है। आपको इन बड़े स्तर वाले परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन करना चाहिए और उन्हें अच्छे से रटना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए और लेखपाल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहिए। तब पता चलेगा आपको कि कैसे कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं। आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आप एक प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं। आपका एक मूल उद्देश्य होना चाहिए पेपर और पेपर, जितना प्रैक्टिस पेपर हल कर पाइए उतना प्रैक्टिस पेपर हल कीजिए, जितना प्रीवियस ईयर का पेपर हल कर पाइए उतना प्रीवियस ईयर का पेपर हल कीजिए। इससे क्या होगा, आपको परीक्षा पैटर्न मालूम हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन कैसे सेट किए जाते हैं, हमें कैसे पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कब, जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखेंगे तब तक आप आयोग के एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल रूबरू नहीं हो पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है, और पढ़ना क्या है ये जब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ेंगे। लगभग 60% से 70% सवाल खंड शिक्षा अधिकारी में ही रिपीटेड थे। 60% सवाल आपके रिपीटेड हो गए, 15 से 20 सवाल आपके करंट अफेयर्स के हो गए। अगर इतना ही अच्छे से कवर कर दिया जाए तो प्रीलिम्स आसानी से निकाला जा सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी में कौटिल्य बलरामपुर के जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स में सफल होने की उम्मीद पे हैं, वो मुख्य परीक्षा हेतु लग जाएं। जिनका भी 70+ है वो अपने आप को सफल माने, जिनका 75+ है वो तो कंफर्म ही माने कि उनका हो ही जाएगा प्रीलिम्स। जिनका भी 70+ है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी आज ही से शुरू करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौटिल्य बलरामपुर आप सभी के सतत मार्गदर्शन हेतु प्रयासरत है और अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन गुणवत्ता के लिए ही प्रयासरत है कि आप लोग जल्दी सफल हों। फिलहाल हम लोग आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर और एक थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पर, कि आखिर हम लोग ये समझेंगे आज कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में त्रिपुरी संकट, आप लोगों ने नाम सुना होगा त्रिपुरी अधिवेशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन,
उसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर पट्टाभी सीतारमैया कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, फिर महात्मा गांधी उन्हें अपनी हार, पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार क्यों कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी वास्तव में महात्मा गांधी करना क्या चाहते थे उस समय। महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य क्या था उस समय कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष ना बनने दिया जाए। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग ये सोचें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच था जिस पर खड़े होकर कोई भी बात, ऐसी बात कही जा सकती थी जिसको पूरा देश सुनता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच था जिस पर खड़े होकर कोई बात कहने से वो बात, चाहे वो दक्षिण भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, उत्तर भारत हो, उत्तर पश्चिम प्रांत हो, सभी जगहों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक मंच से जो बात कही जाती थी पहुंचाया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, ये आप सभी को पता होगा। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन वायसराय था। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। ठीक, ये सारी चीज़ें कॉमन सवाल हैं, ये सब पूछे जाते हैं कभी कभी नॉर्मल। हम लोग इस पे नहीं बात करने वाले किसने कब अध्यक्षता की, हम लोग स्पेशली बात करने वाले त्रिपुरी संकट पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की घटना है, 1939 की घटना है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अगस्त 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध का शंखनाद हो चुका था। और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अंदर में समाजवाद, देखिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन पूंजीवाद का द्योतक था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय व तत्कालीन समय में समाजवाद का बहुत ही बड़ा व्यापक प्रभाव था। और ये इस प्रकार देखने को मिलता है हमें कि 1937 में आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, वो भी समाजवादी, जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना थी। अब हमें यह देखना है 1939 के त्रिपुरी संकट का एक सार जानिए, एक संक्षिप्त लीजिए कि 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है। उसमें उस त्रिपुरी अधिवेशन के लिए, उस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया दोनों लोग अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिसमें विजय होते हैं सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष पद के विजयी सुभाष चंद्र बोस घोषित किए जाते हैं। पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। पट्टाभी सीतारमैया की हार पर महात्मा गांधी का एक वक्तव्य आता है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। इससे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए, कोई दिक्कत नहीं था, ये मत सोचिए कि हाँ सुभाष चंद्र बोस ने नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया कि हम मत जाइए, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, आप सीतारमैया की हार को अपनी हार करें, ऐसा कुछ नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस वक्तव्य का सम्मान करते हुए इसलिए इस्तीफा दे दिया कि जब बापूजी, जब आप कह रहे हैं कि हमारी हार है तो ठीक है, आप जिसको चाहिए उसको अध्यक्ष बना दीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है 1939 में। अच्छा, ऐसा कारण क्या था कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे महात्मा गांधी? आखिर 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी की पूर्ण सहमति से ही, आखिर महात्मा गांधी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। 1938-39 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। फिर भी सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी की पूर्ण संतुष्टि के साथ अध्यक्ष बनते हैं और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनने से मना कर देते हैं महात्मा गांधी। ऐसा क्या होता है, यही हमें जानना है। थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद राष्ट्रवाद दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक मुस्लिम राष्ट्रवाद अलग चल रहा था और एक हिंदू राष्ट्रवाद अलग चल रहा था। इसको मुस्लिम राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ मुस्लिम नेता भी थे जो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे और कुछ मुस्लिम नेता थे जो पाकिस्तान के पक्ष में थे। उस समय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अलग चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अलग चल रहा था। दोनों पैरेलल अपने अपने हिसाब से अपना अपना अधिवेशन करते थे। एक साल की जो उनकी समन्वित रणनीति होती थी उस पर विचार करते थे, कोई घोषणाएं होती थी उसको साझा करते थे आपस में बैठ के। तो
1939 में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी, वास्तव में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण ये था, महात्मा गांधी एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति के आदमी थे। महात्मा गांधी को जब कोई व्यक्ति पढ़ने लगता है और कोई कहीं आप बैठते होंगे, आपके पास ही बैठते होंगे, तो महात्मा गांधी को लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। महात्मा गांधी ने ये कर दिया, महात्मा गांधी ने वो कर दिया, महात्मा गांधी ने देश विभाजन करवा दिया। अरे भाई, महात्मा गांधी ने देश विभाजन नहीं करवा दिया। उस समय की परिस्थिति ही ऐसी थी, किसी तरह हम आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, हम दूसरों के अधीन ना रहें, चाहे जिस तरह रहें। ये उस समय की तत्कालीन परिस्थिति थी और महात्मा गांधी ने देश विभाजन नहीं करवा दिया। महात्मा गांधी ने हर संभव प्रयास किया है कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों अलग राष्ट्र ना बने, लेकिन जिन्ना और नेहरू की अति महत्वाकांक्षी प्रवृत्तियों के माध्यम से भारत पाकिस्तान बनना ही पड़ा। भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। फिर महात्मा गांधी 1940 का मुस्लिम लीग अधिवेशन आप सुने होंगे, यदि नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आज ही सुन लीजिए। 1940 का मुस्लिम लीग अधिवेशन होना था लाहौर में। लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में 1940 के लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश करने वाले थे, एक पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रारूप तैयार कर लिया था कि हमें पाकिस्तान की मांग इस अधिवेशन में कर ही देनी है। कहाँ? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में। महात्मा गांधी 1939 में ही समझ गए कि ये चीज़ होने वाला है। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होने वाला है। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था, ये जानिए आप। इस दूरदर्शिता को समझते हुए महात्मा गांधी ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद को सौंपनी चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने इसलिए देनी चाहिए क्योंकि मुस्लिम लीग के कांग्रेस अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग, उसकी विचारधारा से पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होगा तो जो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वो हमसे पृथक हो जाएंगे। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाता है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष यदि अबुल कलाम आज़ाद जी बन जाते हैं, तो हो सकता है कुछ मुस्लिम समुदाय अबुल कलाम आज़ाद के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिभाग करे। और जब कुछ मुस्लिम समुदाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिभाग करेगा तो हो सकता है मुस्लिम लीग में पाकिस्तान का प्रस्ताव खुले मत से ना पारित हो पाए। महात्मा गांधी ने इस बचाव का प्रयास किया कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की यह रणनीति कामयाब ना होने पाए, पाकिस्तान प्रस्ताव को ना पारित होने दिया जाए। इसलिए त्रिपुरी संकट के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने किसको अध्यक्ष चुनना चाहा? अबुल कलाम आज़ाद को। अबुल कलाम आज़ाद ने साफ इनकार कर दिया कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अबुल कलाम आज़ाद जी ये प्रस्ताव शायद मान गए होते तो हो सकता था मुस्लिम लीग के कुछ मुस्लिम सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अबुल कलाम आज़ाद के लिए प्रतिभाग करते, और जब मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या कम हो जाती उस अधिवेशन की, तो हो सकता था पाकिस्तान प्रस्ताव कुछ दिनों के लिए और रुक जाता और परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन होता, पाकिस्तान प्रस्ताव को ना पारित करने दिया जाता। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने साफ मना कर दिया कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने से मना करने के बाद अबुल कलाम आज़ाद की जगह पर महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को चुना। पट्टाभी सीतारमैया को चुना और सुभाष चंद्र बोस अपना चुनाव लड़ ही रहे थे। भाई, कोई पूर्व प्रधान होता है आपके गांव का ही, तो वो अगला चुनाव आएगा तो वो पक्का लड़ता ही लड़ता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 के थे ही सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी चुनाव लड़े, भारी मतों से जीते भी 1939 में। फिर सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया में सुभाष चंद्र बोस जीते। महात्मा गांधी को उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, मैंने बताया अगस्त 1939 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश अधिवेशन दिसंबर माह में आयोजित हुए। यानी अगस्त में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 2-3 महीने बाद, उसके 2-3 महीने बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ। महात्मा गांधी समझ गए थे कि अब हमें एक विशाल जनसमूह की आवश्यकता है। विशाल जनसमूह की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन अब द्वितीय विश्व युद्ध में उलझने जा रहा है। अच्छा स्वर्णिम अवसर है हम लोगों के पास, हम लोग ब्रिटेन पर दबाव बनाएंगे, उसके विरोधी राष्ट्रों से मिलकर हाथ मिलाकर ब्रिटेन के केस से दबाव बनाएंगे ब्रिटेन के ऊपर, और भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र करवा लेंगे। इसलिए महात्मा गांधी को एक चाहिए थी जनसमूह। और मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय समाजवाद बहुत हावी हो रहा था। 1937 से लेकर 37 में जवाहरलाल नेहरू, 38 में सुभाष चंद्र बोस, फिर 39 में सुभाष चंद्र बोस। समाजवाद इतना प्रबल हो रहा था कि देखिए, भारत में भी तो कुछ लोग थे जो समाजवाद के पोषक थे, कुछ लोग थे समाजवाद को नहीं पसंद कर रहे थे।
तो जो समाजवाद को नहीं पसंद कर रहे थे, 3 साल से लगातार कोई समाजवादी व्यक्ति ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उस विचारधारा से दूरी बनाने लगेंगे लोग कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णतः समाजवादी विचारधारा पर आधारित हो गई है, इसमें हम लोगों की विचारधाराओं का कोई स्थान नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाजवाद से दूर रखना चाहा। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में अध्यक्ष न बनने हेतु महात्मा गांधी ने इसीलिए यह वक्तव्य दिया था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा दिलवाने का एक यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समाजवाद का जो मुहर लग गया है, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी हो गई है, ये हट जाए। नहीं तो कुछ हमारे महत्वपूर्ण नेता, कुछ हमारे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संघर्षी हमसे दूर हो जाएंगे, और जब दूर हो जाएंगे तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में हम जो हमें स्वर्णिम अवसर मिला है उसको हम लोग अच्छे से भुना नहीं पाएंगे, और अच्छे से हम यदि इस स्वर्णिम अवसर को भी नहीं भुना पाए तो हम आज़ादी से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे की मांग की। ये थी महात्मा गांधी की दूरदर्शिता। फिर इसके बाद 1939 में त्रिपुरी संकट होता है। फिर उसके बाद त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस की इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। आखिर 1940 में आप देखेंगे रामगढ़ अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद जी बन ही जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। यही काम अगर उन्होंने 1939 में कर लिया होता, अगर 1939 में ही बन गए होते तो ये हो सकता था पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ना पारित हो पाता। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष भी बनते हैं और सर्वाधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी बनाते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था 1939 में ही। 4-5 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं आयोजित हुआ। सब लोग अपने स्वतंत्रता संघर्ष की, अपने अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति में लग गए, और कोई आंदोलन ना आयोजित होने के कारण लगातार ये 4-5 साल तक लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ये था महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया 1940 में ही। लोगों से गांव-गांव जाके मिलके लोगों से बताना कि हाँ, ब्रिटेन सरकार, साम्राज्यवादी सरकार हमें द्वितीय विश्व युद्ध में प्रतिभागी करना चाहती है, आप लोगों को नहीं शामिल होना है। यही महात्मा गांधी थे 1914 वाले प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीयों से आग्रह कर रहे थे कि आप लोग ब्रिटेन का सहयोग कीजिए। और वही महात्मा गांधी हैं यहाँ पे कि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब गांव-गांव जाकर लोगों से प्रचार कर रहे हैं कि हाँ, आप ब्रिटेन का सहयोग नहीं करना है, साम्राज्यवादी सरकार का सहयोग नहीं करना है। साम्राज्यवादी सरकार इस समय संकट में है, हमें उसका फायदा उठाना है, हमें अपनी आज़ादी की मांग को मजबूत करना है, हमें ब्रिटेन का सहयोग नहीं करना है। हमें ब्रिटेन के विपक्षी देशों का सहयोग, उनसे सहयोग लेके हमें अपनी आज़ादी को सुदृढ़ता प्रदान करनी है। यही काम किया महात्मा गांधी ने 1940 में। अलग अलग सत्याग्रही चुने गए, ठीक, अलग अलग सत्याग्रही चुने गए, विनोबा भावे चुने गए, जवाहरलाल नेहरू चुने गए, पटेल जी चुने गए। ये सारी इन सारी चीज़ों के माध्यम से अपने सविनय अवज्ञा के माध्यम से, मतलब विनम्रतापूर्वक महात्मा गांधी ने जो भी किया विनम्रतापूर्वक ही किया। जो लोग महात्मा गांधी को उल्टा सीधा कहते हैं, महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, महात्मा का चरखे से आज़ादी नहीं आई, लाठी लेकर चलने से आज़ादी नहीं है। अच्छा, ये भी वक्तव्य आता है कि महात्मा गांधी इतने बड़े अहिंसावादी थे फिर भी लाठी लेकर चलते थे, ये भी वक्तव्य आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सहारे की सबको आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी, देखिए, महात्मा गांधी अपने आप में एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति के आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अगर आप उनके योगदान को आप भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में नकार बिल्कुल नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी नहीं है, या ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या इन सब की वजह से आज़ादी आई या नहीं आई। दोनों का योगदान बराबर है, दोनों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। लेकिन जो क्रांतिकारी वर्ग यानी उग्रवादी व्यक्तित्वों का प्रयास था कि इस तरीके से हम क्रांतिकारी माध्यम से आज़ादी को पाएंगे, वो बिल्कुल गलत था। वो हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है, आप लोगों के दृष्टिकोण से हो सकता है बिल्कुल सही ही रहा हो। महात्मा गांधी को ये पता था कि हम अस्त्र शस्त्र के माध्यम से ब्रिटेन से नहीं जीत सकते। महात्मा गांधी को ये पहले भी पता था कि हम अस्त्र शस्त्र के माध्यम से ब्रिटेन से नहीं जीत सकते। हम जीत किससे सकते हैं? विनम्रता से, अहिंसा से, इन्हीं सारी चीज़ों से हम जीत सकते हैं। और हमारे साथ जन समूह कब खड़ा हो सकता है? हमारे साथ जन समूह तभी खड़ा हो सकता है कि जब उसको पता होगा कि हाँ, हम इस धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं और वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं होगा। अगर वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं होगा तभी कोई माता पिता अपने बेटे को हमारे साथ भेजेगा। अगर वहाँ पे ये डर होगा उसे कि हाँ, वहाँ पे जाएंगे तो धरना प्रदर्शन में गोली चल जाएगा, जलियांवाला बाग कांड की तरह हो जाएगा, तो कोई अपने माता पिता को भेजता क्या कभी धरना प्रदर्शन के लिए, किसी बड़े आंदोलन के लिए? नहीं, कभी नहीं भेजता कि हाँ, पता नहीं वहाँ से वापस आए या ना आए। महात्मा गांधी को जन समूह इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए इसी चीज़ की आवश्यकता थी, अहिंसा की। हम हिंसा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी के
किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं हुआ। कब हुआ? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, वो जो आवश्यक भी था। आप देखेंगे कि 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, जैसे ही चौरा चौरी कांड होता है, महात्मा गांधी को पता चल जाता है कि जब तक, देखिए, अंग्रेजों, ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार भी इस इंतजार में रहती थी कि महात्मा गांधी के आंदोलन में कब हिंसा भड़के, और जैसे ही हिंसा भड़कती थी तुरंत ब्रिटिश सरकार उसका उपयोग कर लेती थी, तुरंत लाठीचार्ज, गोली चालू, सारी चीजें। जब तक महात्मा गांधी के आंदोलन में हिंसा नहीं होता था तब तक महात्मा गांधी के आंदोलन में लाठीचार्ज नहीं होता था। महात्मा गांधी इसी से बचने का प्रयास करते थे कि हिंसा को बहुत दूर रखा जाए अपने आप से। हिंसा नहीं रहेगी तो ब्रिटिश, जब तक हम हिंसा नहीं करेंगे तब तक, जैसे एक अली वर्दी खां का नाम सुने होंगे आप, बंगाल का नवाब था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने यूरोपियों को, अंग्रेजों को मधुमक्खी कहा। मधुमक्खी इसलिए कहा कि उसने ये वक्तव्य दिया कि जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी के समान हैं, इनको छेड़ोगे अगर तो ये तुम्हें काटेंगी, डसेंगी, और अगर नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी, तो ना छेड़िए, वही सही है। महात्मा गांधी इसी विचारधारा पर चल रहे थे। महात्मा गांधी ने इन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा, आपने किसी आंदोलन में हिंसा को स्थान नहीं दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान जब चौरी चौरा हो गया, उसके बाद तुरंत महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसलिए स्थगित कर दिया कि अब ब्रिटेन वालों को मौका मिल गया है चौरा चौरी कांड के बाद, अब वो हिंसा पर उतारू हो जाएंगे और हमारे विशाल जन सैलाब समूह को वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया। फिर 1922 से लेकर 30 तक आप देखते हैं महात्मा गांधी बिल्कुल निष्क्रिय रहे, विरामावस्था में। 1922 के बाद आप 23 में देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, 24 में यचारे की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में, भगत सिंह, सचिन सान्याल, ये सब सारी चीजें। फिर आप देखेंगे यचेसारे 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र होता है, आप देखेंगे। फिर 1929 में बम फेंका जाता है असेंबली में। मतलब हिंसक प्रवृत्तियां इस 7-8 साल के बीच में, 1920 से 30 के बीच में हिंसक प्रवृत्तियां बहुत हावी हुई, और इसी का कारण था कि कुछ स्वतंत्रता सेनानी फांसी भी चढ़े, किसी को गोली से मार दिया गया। ये सारी चीजें महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। 1929 तक आते आते काकोरी षड्यंत्र, असेंबली बम धमाका, यचारे का गठन, या फिर यचारे का नाम परिवर्तित कर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में यचेसारे कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब सोशलिस्ट नाम जोड़ दिया गया, यचारे में यचेसारे कर दिया गया, सोशलिस्ट जोड़ दिया गया कि अब समाज के लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। इसको फिर इन सब हिंसक गतिविधियों को देखने के बाद महात्मा गांधी के मन में विचार आया कि अब हमें पुनः अपने हाथ में स्वतंत्रता संघर्ष की बागडोर लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब 1931 तक आते आते, फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ 3 लोगों की मृत्यु। ये सारी चीजें महात्मा गांधी देखते देखते स्वतंत्रता संघर्ष की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए फिर से उद्ग्रहित हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने इसीलिए प्रारंभ किया था, ये 1922 से और 1930 के बीच में जो गैप हुआ महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संघर्ष का, उसमें जो हिंसक प्रवृत्तियां हुई उसको महात्मा गांधी ने देखा, उसके परिणाम को देखा, उस ब्रिटिश प्रवृत्तियों को देखा, उसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी से सविनय अवज्ञा शुरू किया। मतलब विनम्रता पूर्वक कोई हम किसी कार्य को विनम्रता पूर्वक मना करेंगे और उसको ब्रिटिश सरकार, साम्राज्यवादी सरकार मानेगी। इसलिए महात्मा गांधी हिंसक चीजों से दूर रहते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा हिंसावादी प्रवृत्तियों को सहारा लेकर भारतीयों पर शोषण करती ही आई थी। इसलिए हम लोग देखिए, महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत ही योगदान रहा। आप लोग भी पढ़िए, जो लोग महात्मा गांधी को कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, वो महात्मा गांधी को एक बार पढ़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं नहीं कहता कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का योगदान नहीं था, लेकिन अगर क्रांतिकारी कदम के माध्यम से ही भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती तो 1857 में ही भारत स्वतंत्र हो गया होता। 1857 में इतना संघर्ष युद्ध हुआ, लेकिन तब भी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। अगर अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी होती तो 1857 में ही स्वतंत्र हो गया होता। ठीक है, फिर भी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे बात कर रहे थे, महात्मा गांधी पे थोड़ी बातें हुई। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हम लोग अगले टॉपिक पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही या फिर भारतीय इतिहास के किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ मिलेंगे और अच्छे से अध्ययन भी करेंगे। जो आप लोग, मैंने बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा है, आप लोग सुन के जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं
जो भी मतलब जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिया, किसी स्थापना का नाम लिया, किसी स्थान का नाम लिया, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे, आपने नोट कर लीजिए। और कुछ नई जानकारी हो आपको बारे में, त्रिपुरी संकट के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में साझा भी करें ताकि हम लोग और अच्छे से उसको जान पाएँ। हम लोग का काम ही है ये, सीखना सिखाना। व्यक्ति को हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि स्टूडेंट के लिए नहीं, समस्त व्यक्तित्व के लिए सीखने की ललक होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। आपको या त्रिपुरी संकट के संबंध में और कोई अन्य जानकारी है तो बिल्कुल साझा करें कमेंट में, आपका स्वागत है। कौटिल्य परिवार, कौटिल्य बलरामपुर आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु सतत प्रयासरत है, सतत प्रयासरत रहेगा। आप सभी खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।